लोकतांत्रिक अधिकार आखिर होते क्या हैं? क्या ये सिर्फ कुछ शब्द हैं जो संविधान में लिखे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक निष्पक्ष समाज की, एक जस्ट सोसाइटी की बुनियाद हैं। तो चलिए इसी को आज जरा गहराई से समझते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है एक बच्चे के दिल को छू लेने वाले सवाल से। ये शब्द एक 9 साल के बच्चे अनस जमील अल बन्ना ने 2005 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को एक खत में लिखे थे। और जानते हैं, ये चंद शब्द हमें सीधे उस दुनिया में ले जाते हैं जहां अधिकारों का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो सवाल ये उठता है कि अधिकारों के बिना की दुनिया आखिर दिखती कैसी है। चलिए उस एक बच्चे के खत से आगे बढ़कर इस बड़ी तस्वीर को देखते हैं। तो अनस के पिता के साथ हुआ क्या था? वो उन करीब 600 लोगों में से एक थे जिन्हें ग्वांटानामो बे में बिना किसी ट्रायल, बिना किसी सुनवाई के जेल में डाल दिया गया था। सोचिए, ये एक ऐसी दुनिया है जहां कानून और इंसाफ की पहुंच ही खत्म हो जाती है। अच्छा, अब जरा एक और उदाहरण देखते हैं, बड़े स्केल पर। सऊदी अरब को ही ले लीजिए। वहां क्या है? एक राजा का शासन है जो वंशानुगत है। मतलब लोगों के पास ये हक ही नहीं है कि वो अपने शासक को चुने या बदले। अब इसकी तुलना एक लोकतंत्र से कीजिए, जहां सरकार को जनता चुनती है और वो सरकार जनता के प्रति जवाबदेह भी होती है। और देखिए, ऐसा नहीं है कि खतरा सिर्फ गैर लोकतांत्रिक देशों में होता है। कई बार चुनी हुई सरकारें भी अपने ही नागरिकों के खिलाफ हो जाती हैं। कोसोवो में यही हुआ। वहां की सरकार ने अपने ही देश के अल्बानियाई लोगों पर जुल्म ढाए। ये दिखाता है कि अधिकारों की लड़ाई कितनी ज्यादा जरूरी है। तो अब जब हमने समस्याएं देख ली हैं, तो सवाल उठता है कि इसका हल क्या है। अधिकार ये होते क्या हैं असल में? चलिए इसे ठीक से समझते हैं। तो देखिए, अधिकार का मतलब है किसी भी इंसान के वो वाजिब दावे जिन्हें समाज मान्यता देता है और कानून मंजूरी। मतलब ये वो क्लेम्स हैं जो हम सब एक दूसरे पर, पूरे समाज पर और हाँ, सरकार पर भी कर सकते हैं। और यहीं से जुड़ती है लोकतंत्र की कहानी। ये अधिकार ही तो हैं जो अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों के दबाव से बचाते हैं। ये अधिकार ही सरकार को अपनी मनमानी करने से रोकते हैं। सच कहूं तो बिना अधिकारों के लोकतंत्र की कल्पना भी नहीं की जा सकती। वो बस चल ही नहीं सकता। तो सवाल ये है कि इन अधिकारों को सुरक्षित कैसे रखा जाए। इसके लिए एक बेहतरीन उदाहरण है भारत का संविधान। ये एक ऐसा पूरा सिस्टम है जिसे बनाया ही इन जरूरी दावों की हिफाजत के लिए गया है। तो भारत का संविधान अपने हर नागरिक को 6 फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार देता है। समानता का अधिकार, आज़ादी का अधिकार और भी बहुत कुछ। ये अधिकार असल में सरकार की ताकत पर एक लगाम लगाते हैं और ये पक्का करते हैं कि हर किसी को सम्मान और आज़ादी की एक बेसिक गारंटी मिले। लेकिन क्या समानता के अधिकार का मतलब है कि सबके साथ बिल्कुल एक जैसा बर्ताव हो? हमेशा नहीं। चलिए इसे एक 400 मीटर की रेस के उदाहरण से समझते हैं। आपने देखा होगा कि बाहरी लेन में दौड़ने वाले रनर को आगे खड़ा किया जाता है। क्या ये अनफेयर नहीं लगता? और यहीं पर सारा खेल है। एक सच्ची और निष्पक्ष दौड़ क्या होगी? जहां सब एक ही लाइन से शुरू करें या वो जहां सब बराबर दूरी तय करें? जाहिर है बराबर दूरी। बाहरी लेन का सर्कल बड़ा होता है, इसलिए उन्हें आगे खड़ा किया जाता है ताकि हर कोई ठीक 400 मीटर ही दौड़े। मतलब कभी कभी इंसाफ करने के लिए, बराबरी लाने के लिए अलग तरह का बर्ताव करना जरूरी हो जाता है। अच्छा, तो अधिकार संविधान में लिख तो दिए गए, पर क्या सिर्फ लिख देना काफी है? बिल्कुल नहीं। असल दुनिया में इन अधिकारों में दम होना चाहिए, उन पर एक्शन लिया जा सके, ये जरूरी है। और इन अधिकारों की असली ताकत इसी बात में है कि इन्हें लागू करवाया जा सकता है। मतलब अगर किसी के फंडामेंटल राइट्स छीने जाते हैं तो वो सीधी कोर्ट जा सकता है। यही वो चीज है जो इन्हें सिर्फ कागज पर लिखे वादों से कहीं ज्यादा मजबूत बनाती है। तो फिर इन अधिकारों पर नजर कौन रखता है? कौन देखता है कि इनका उल्लंघन तो नहीं हो रहा? इसके लिए एक खास संस्था है, एक वॉचडॉग, जिसका काम ही है स्वतंत्र रूप से निगरानी करना और एक्शन लेना। भारत में ये जिम्मेदारी है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC की, और ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। मतलब ये सरकार के कंट्रोल से बाहर काम करती है। इसका सीधा सा काम है मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों की निष्पक्ष जांच करना। और ये मत समझिए कि NHRC सिर्फ नाम की संस्था है, बिल्कुल नहीं। जैसे ये हेडलाइन देखिए, आयोग सीधे सीधे राज्य सरकारों और CBI जैसी बड़ी एजेंसियों से भी जवाब मांगता है। ये सिर्फ रिपोर्ट ही नहीं मांगता, बल्कि अपनी जांच के बाद सरकार को सिफारिशें भी भेजता है। और इसका काम सिर्फ बड़े मामलों तक ही सीमित नहीं है।
ये समाज के सबसे कमज़ोर लोगों जैसे बाल मजदूरों के हक के लिए भी खड़ा होता है। ये दिखाता है कि अधिकारों की लड़ाई हर मोर्चे पर, हर लेवल पर ज़रूरी है। ये एक और उदाहरण देखिए, जहां एनएचआरसी आदिवासी समुदायों जैसे सबसे वंचित लोगों के हक में आवाज उठा रहा है। ये हेडलाइन साफ दिखाती है कि ये संस्था असल में जमीनी स्तर पर कितनी एक्टिव है। ये उन लोगों की आवाज बनती है जिनकी आवाज अक्सर अनसुनी रह जाती है। चलिए, अब अधिकारों के बारे में एक और मजेदार बात जानते हैं। ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये वक्त के साथ बदलते हैं, फैलते हैं और इनका दायरा बढ़ता जाता है। तो ये अधिकार एक तरह से लिविंग कॉन्सेप्ट हैं जो वक्त के साथ सांस लेते हैं और बढ़ते हैं। संविधान तो एक नींव रख देता है, पर समय के साथ अदालतें और सरकारें इसके मतलब को और बड़ा करती हैं। जैसे सूचना का अधिकार यानी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को ही ले लीजिए। ये अधिकार हमारे बोलने की आज़ादी के अधिकार से ही निकल कर आया है और आज ये हमें सरकार से सीधे सवाल पूछने की ताकत देता है। लेकिन आखिर में एक बहुत बड़ा और ज़रूरी सवाल, क्या बोलने की आज़ादी यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन उन लोगों को भी मिलनी चाहिए जो समाज में गलत और नफरत भरी बातें फैलाते हैं? अधिकारों की सीमाएं आखिर कहाँ तय की जानी चाहिए? ये एक ऐसी बहस है जो दुनिया के हर लोकतंत्र में चलती रहती है और ये हमें याद दिलाती है कि अपने अधिकारों को समझना और उनकी हिफाजत करना ये एक ऐसा सफ़र है जो कभी खत्म नहीं होता। नमस्कार। कभी सोचा है कि जब देश को कोई बड़ा फैसला लेना होता है तो आखिर वो होता कैसे है? मतलब इतना बड़ा देश और एक फैसला, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। सोचिए तो जरा, भारत जैसा इतना बड़ा, इतना विविध देश जहां करोड़ों लोग रहते हैं, वो सबके लिए एक साथ कोई एक फैसला कैसे ले पाता है ना? ये सोचने वाली बात। बस यही सवाल हमें इस पूरी डिसीजन मेकिंग की यात्रा पर लेकर जाएगा। अक्सर होता यह है कि किसी भी बड़े फैसले का जो अंत है वो एक सरकारी दस्तावेज से होता है, जिसे हम गवर्नमेंट ऑर्डर कहते हैं। पर ये तो कहानी का अंत है। सवाल ये है कि इसकी शुरुआत कैसे होती है। चलिए इसी का पता लगाते हैं। तो देखिए, कोई भी फैसला लेने से पहले ना एक मजबूत ढांचे की जरूरत पड़ती है, एक सिस्टम की। और ये जो ढांचा है ये बनता है संस्थानों यानी इंस्टीट्यूशन से। तो चलिए समझते हैं कि इनकी भूमिका आखिर है क्या। ये बात समझ लीजिए लोकतंत्र की आत्मा है। मतलब डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हमने अपने नेताओं को चुन लिया और काम खत्म। नहीं, इसका असली मतलब ये सुनिश्चित करना है कि वो नेता भी एक तय व्यवस्था और नियमों के दायरे में रहकर ही काम करें। तो फिर सवाल उठता है कि इस व्यवस्था में कौन कौन शामिल हैं? चलिए इस पूरी डिसीजन मेकिंग मशीन के जो सबसे जरूरी पुर्जे हैं, मतलब जो असल में फैसले लेते हैं, उनसे मिलते हैं। मोटे तौर पर देखें तो सरकार के 3 मेन हिस्से होते हैं। पहला है विधायिका या लेजिस्लेचर, जिनका काम है कानून बनाना। दूसरा है कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव, जो उन बने हुए कानूनों को लागू करती है। और तीसरा न्यायपालिका यानी जुडिशरी, जो ये देखती है कि सब कुछ नियमों के हिसाब से हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो चलिए अब एक एक करके इन संस्थानों को जरा गहराई से समझते हैं और शुरुआत करते हैं संसद से। संसद ये वो सबसे बड़ा मंच है जहां जनता की आवाज सुनी जाती है, जहां देश के भविष्य से जुड़े हर मुद्दे पर खुलकर बहस होती है। अब भारत में संसद के 2 सदन हैं, मतलब 2 हाउसेज। एक है राज्यसभा, जिसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं, और दूसरा है लोकसभा यानी कि हाउस ऑफ द पीपल। तो संसद का जो असली मकसद है वो बहुत जरूरी है। ये सीधे सीधे नागरिकों की आवाज है, एक ऐसी जगह जहां हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हमारी तरफ से देश के सबसे बड़े राजनीतिक फैसले लेते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भाई, एक बार संसद में बहस हो गई, कानून बन गया, तो अब उसे असल में जमीन पर लागू भी तो करना होगा। बस यही काम है कार्यपालिका का, यानी एग्जीक्यूटिव का, सरकार की एक्शन लेने वाली ब्रांच। अब ये जो कार्यपालिका है ना, इसमें 2 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं राजनीतिक कार्यपालिका, जैसे कि मंत्री। ये लोग चुनाव जीतकर एक तय समय के लिए आते हैं। और दूसरे होते हैं स्थायी कार्यपालिका, मतलब हमारे सिविल सर्वेंट्स, अफसर। ये लोग लंबे समय के लिए नियुक्त होते हैं और अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं। और ये जो बात है ना, ये राजनीतिक और स्थायी कार्यपालिका के रिश्ते को बड़े अच्छे से समझाती है। जैसे हो सकता है कि वित्त मंत्रालय में काम करने वाले जो सलाहकार हैं, जो अफसर हैं, वो वित्त मंत्री से भी ज्यादा इकोनॉमिक्स के बारे में जानते हों।
और यही एक्सपर्ट्स फिर मंत्री को नीतियां बनाने में मदद करते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और कंफ्यूजन है जिसे दूर करना जरूरी है। वो है प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के रोल का फर्क। देखिए, प्रधानमंत्री होते हैं सरकार के हेड, मतलब सारे जरूरी पॉलिसी डिसीजन वही लेते हैं, जबकि राष्ट्रपति होते हैं राज्य के हेड, यानी पूरे देश के। वो देश के सबसे बड़े औपचारिक अधिकारी हैं। तो सवाल यह है कि क्या होगा अगर नियम तोड़े जाएं, या मान लीजिए सरकार के अलग अलग हिस्सों में ही कोई विवाद हो जाए। यहीं पर एंट्री होती है हमारे तीसरे और बहुत ही जरूरी खिलाड़ी की, हमारे रेफरी की, न्यायपालिका। न्यायपालिका का काम बिल्कुल साफ है। ये अदालतों का एक आज़ाद सिस्टम है जिसका काम है नियमों की रक्षा करना, कानूनों का सही मतलब क्या है ये बताना, और किसी भी तरह के विवाद को सुलझाना। और एक बात याद रखना बहुत ज़रूरी है, किसी भी लोकतंत्र के लिए न्यायपालिका का स्वतंत्र यानी इंडिपेंडेंट और शक्तिशाली होना बेहद ज़रूरी है। इसी से तो निष्पक्षता बनी रहती है। तो हमने विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों को अलग अलग समझ लिया, लेकिन असली जादू तो इस बात में है कि ये सब मिलकर एक साथ कैसे काम करते हैं। तो चलिए अब इस पूरी तस्वीर को एक साथ जोड़कर देखते हैं। तो देखिए, पूरी प्रोसेस चलती कैसे है। कोई आइडिया संसद में आता है, उस पर बहस होती है, फिर कार्यपालिका उस पर एक पॉलिसी बनाती है और उसे लागू कर देती है। इस बीच न्यायपालिका ये पक्का करती है कि सब कुछ संविधान के हिसाब से हो, और इस पूरी लंबी प्रक्रिया का नतीजा वही एक सरकारी आदेश, याद है जहां से हमने पूरी बात शुरू की थी। और चलिए अब आखिर में एक सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। एक ऐसा सवाल जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। लोकतंत्र के लिए आखिर क्या बेहतर है? एक ऐसा प्रधानमंत्री जो अपनी मर्जी से जो चाहे कर सके, या फिर एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसे कोई भी फैसला लेने से पहले दूसरे नेताओं और पार्टियों से सलाह लेनी पड़े? इस पर सोचिएगा जरूर। आइए आज समझते हैं दुनिया के सबसे बड़े चुनाव की कहानी। ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर 1 अरब से ज्यादा लोगों वाला हमारा देश अपने नेताओं को कैसे चुनता है। ये आवाज है चुनावी मौसम की, वादों की, योजनाओं की और उम्मीदों की एक जानी पहचानी गूंज। और इन सब के जवाब में है एक आम नागरिक की सबसे बड़ी ताकत, उसका वोट। यही तो है किसी भी लोकतंत्र की असली बुनियाद। तो आज हम इसी एक वोट के सफर को देखने वाले हैं। कैसे एक छोटा सा अधिकार एक विशाल पूरे देश में चलने वाली प्रक्रिया का हिस्सा बनता है। देखा जाए तो चुनावी राजनीति असल में एक मुकाबला ही तो है। एक तरफ है उम्मीदवारों के वादे और दूसरी तरफ है वोटर की चुनने की ताकत, और इसी खींचतान पर पूरा सिस्टम टिका है। जनता का भरोसा जीतने की एक जबरदस्त होड़। लेकिन ये मुकाबला फेयर हो, इसके लिए कुछ साफ सुथरे नियम तो चाहिए, है ना? तो सवाल ये उठता है कि वो कौन सी बातें हैं जो किसी चुनाव को सच में लोकतांत्रिक बनाती हैं। तो देखिए, सबसे पहली और जरूरी बात तो ये है कि वोटर्स के पास पार्टियों और उम्मीदवारों के बीच एक असली चॉइस हो। दूसरा, पार्टियों और उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए। और तीसरा, जो बहुत ज़रूरी है, कि चुनाव एक तय समय पर, रेगुलर इंटरवल पर होते रहें। यही वो बुनियादी सिद्धांत है जो पक्का करते हैं कि पावर असल में जनता के हाथ में ही रहे। और भारत में इसी सिद्धांत पर चलते हुए लोकसभा और विधानसभा यानी असेंबली के चुनाव हर 5 साल में कराए जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब जमीन पर कैसे उतरता है, कैसे ये चुनाव एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिकल चैलेंज बन जाता है, जिसकी तैयारी वोटिंग के दिन से बहुत बहुत पहले ही शुरू हो जाती है। तो पूरी प्रोसेस का ढांचा इन 3 स्टेप्स में तैयार होता है। पहला स्टेप है निर्वाचन क्षेत्रों को डिफाइन करना, यानी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाना। दूसरा, वोटर्स की लिस्ट तैयार करना। और तीसरा, उम्मीदवारों का नॉमिनेशन फाइनल करना। इन्हीं 3 कदमों से तय होता है कि देश किन इलाकों में बटेगा और बैलेट पेपर पर आखिर कौन-कौन होगा। अब ये जो वोटर्स लिस्ट है, जिसे इलेक्टोरल रोल भी कहते हैं, ये बहुत ही अहम है। सोचिए, यही वो ऑफिशियल लिस्ट है जो पक्का करती है कि हर वो नागरिक जो वोट देने के लायक है, उसे अपना हक इस्तेमाल करने का मौका मिले। तो एक बार जब ये सारी तैयारी हो जाती है, तब शुरू होता है चुनाव का वो दौर जो हमें सबसे ज्यादा दिखाई देता है, सबसे हलचल वाला दौर। ये 2 हफ्ते, ये वो समय होता है जब उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट आने और वोटिंग के दिन के बीच जोर शोर से ऑफिशियल कैंपेनिंग चलती है। और इस जोरदार प्रचार के बाद आता है पोलिंग का वो शांत दिन, और फिर शुरू होती है हर एक वोट को गिनने की बहुत ही बारीक प्रक्रिया। सही मायनों में यहीं पर सारे वादों और दावों का असली इम्तिहान होता है।
तो ये सब देखकर एक सवाल मन में आता है कि चुनाव एक इम्तिहान की तरह तो हैं, लेकिन इनका एग्जामिनर कौन है? इतने बड़े मुकाबले में एक अनबायस्ड रेफरी की भूमिका आखिर कौन निभाता है? इसका जवाब है भारत की एक ऐसी संस्था में जो दुनिया में अपनी तरह की सबसे ताकतवर संस्थाओं में से एक मानी जाती है। हम बात कर रहे हैं इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन की, एक ऐसी ऑटोनॉमस बॉडी जिसकी जिम्मेदारी पूरे भारत में फ्री और फेयर इलेक्शन कराना है। और यहाँ सबसे जरूरी शब्द है इंडिपेंडेंट, यानी स्वतंत्र। यही स्वतंत्रता इसे किसी भी राजनीतिक दबाव के बिना काम करने की ताकत देती है। लेकिन सवाल यह है कि हम इस पूरे सिस्टम की कामयाबी को मापे कैसे? खैर, इसका एक बहुत अच्छा तरीका है लोगों की भागीदारी को देखना। मतलब कितने लोग वोट डालने निकलते हैं। ये जो वोटर टर्नआउट के आंकड़े होते हैं ना, ये एक तरह से इस पूरी प्रक्रिया पर जनता के भरोसे का रिपोर्ट कार्ड होते हैं। और ये आंकड़े देखिए 2004 के। ये दिखाते हैं कि भारत में अलग अलग सोशल ग्रुप्स में वोटिंग परसेंटेज काफ़ी अच्छा है। अपर कास्ट, ओबीसी, एससी, एसटी सब लगभग बराबर हिस्सा ले रहे हैं। और जब हम इसकी तुलना अमेरिका से करते हैं, जहां कुछ समूहों की भागीदारी काफ़ी कम है, तो ये बात और भी साफ हो जाती है। और ये कोई एक साल की बात नहीं है। समय के साथ देखें तो भारत में वोटर्स की भागीदारी लगातार बढ़ी है। 1991 में जहां हम यूके से काफ़ी पीछे थे, वहीं 2015 आते आते हम उनके बराबर पहुंच गए। सोचिए, एक स्थापित लोकतंत्र के बराबर। और बात सिर्फ वोट डालने तक ही नहीं रुकती। चुनाव से जुड़ी दूसरी एक्टिविटीज जैसे रैली में जाना या कैंपेनिंग करना, इसमें भी लोगों की भागीदारी देखिए कैसे बढ़ी है। 1996 में जो सिर्फ 8% थी, वो 2004 तक 32% हो गई। ये एक बहुत बड़ा उछाल है। तो हमने पूरी प्रोसेस को देखा, लोगों की भागीदारी के आंकड़े देखे। तो इन सब के बाद भारतीय चुनावों पर आखिरी फैसला क्या दिया जा सकता है? एक सीधा सा निष्कर्ष ये है, भारत में चुनाव मूल रूप से स्वतंत्र और निष्पक्ष हैं। इतनी बड़ी आबादी और इतनी सारी जटिलताओं के बावजूद जो भी नतीजा आता है, उसे आम तौर पर जनता की मर्जी का सही प्रतिबिंब मानकर स्वीकार किया जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ परफेक्ट है। इस सिस्टम के सामने आज भी कई बड़ी चुनौतियां हैं, जैसे पैसे या क्रिमिनल कनेक्शन वाले उम्मीदवारों को एक अनफेयर एडवांटेज मिल सकता है। कुछ राजनीतिक पार्टियों पर कुछ परिवारों का दबदबा रहता है, और अक्सर छोटी पार्टियों और इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इन सब चुनौतियों के बावजूद आखिर में पूरी कहानी घूम फिरकर एक सवाल पर आ टिकती है, क्या लोगों को लगता है कि उनके वोट से कोई फर्क पड़ता है? और आंकड़े बताते हैं कि 67% लोग, यानी एक बहुत बड़ी संख्या, ये मानती है कि उनका एक वोट वाकई में मायने रखता है। और शायद यही विश्वास लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। नमस्कार। कभी सोचा है कि हम जिस लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी में रहते हैं, उसका असल में मतलब क्या है? आज हम 9वीं कक्षा की एक किताब के पन्नों को पलटेंगे और लोकतंत्र के इस बड़े से सवाल को आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिर लोकतंत्र क्या है और क्यों ये इतना जरूरी है। तो देखिए, इस कहानी की शुरुआत एक बहुत ही जाने माने कार्टून से करते हैं। ये आर.के. लक्ष्मण का बनाया हुआ है। यहाँ एक आम आदमी है जो एक नेता को देख रहा है, और नेता के पीछे वादों की, उपलब्धियों की एक लंबी चौड़ी दीवार है। आज़ादी के 50 सालों के बड़े बड़े दावे। लेकिन ये कार्टून सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, ये एक सवाल है, एक बहुत बड़ा सवाल कि आज़ादी के 50 शानदार सालों के बाद भी ये आम आदमी क्यों पिछड़ा हुआ महसूस कर रहा है। उसे आज भी रोटी, कपड़ा और मकान जैसी बुनियादी चीज़ें क्यों मांगनी पड़ रही हैं। चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। तो उस बड़े सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें पहले कुछ बेसिक बातें समझनी होंगी। तो सबसे पहले बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। लोकतंत्र आखिर है क्या? बिल्कुल सीधी सादी भाषा में कहें तो लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों को लोग खुद चुनते हैं, हम और आप चुनते हैं। बस यही वो बुनियाद है जिस पर आज की हमारी पूरी बातचीत टिकी है। लेकिन ये परिभाषा जितनी सीधी लगती है उतनी है नहीं। इसके अंदर देखिए पूरी एक दुनिया छिपी है। चुनाव, अधिकार, न्याय, समानता, आज़ादी, ये सारे शब्द, ये सारे विचार लोकतंत्र के वो धागे हैं जो मिलकर इसका पूरा ताना बाना बुनते हैं। तो सवाल ये है कि ये सब चीजें एक साथ काम कैसे करती हैं? अब हम लोकतंत्र की 4 सबसे जरूरी विशेषताओं पर नजर डालेंगे। इन्हें आप नियम मत समझिए, बल्कि ये वो हिस्से हैं जो लोकतंत्र की परिभाषा को असलियत में बदलते हैं।
ये लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं। पहला, कि देश के बड़े फैसले वही नेता लेंगे जिन्हें हमने चुना है। दूसरा, चुनाव एकदम खुले और निष्पक्ष होने चाहिए, जिसमें सबके पास जीतने का बराबर मौका हो। तीसरा, हर एक व्यक्ति के वोट का मूल्य बराबर हो। और चौथा, कि देश कानून से चले और सबके अधिकारों का सम्मान हो। जरा इस कार्टून को देखिए। ये एक व्यक्ति एक वोट वाली बात को कितने मजेदार ढंग से समझाता है। एक तरफ आम आदमी है जो सोच रहा है, चलो आखिरकार मेरे वोट की भी कोई कीमत है, और दूसरी तरफ वो शासक है जो मन ही मन कह रहा है, पहले ही अच्छा था जब मैं ही एक आदमी था और मेरा ही एक वोट था। और यही तो लोकतंत्र की असली शक्ति है, सत्ता का जनता के हाथों में आना। पर एक मिनट रुकिए, क्या लोकतंत्र में सब कुछ अच्छा ही अच्छा है? क्या इसमें कोई कमी नहीं है? बिल्कुल है। तो चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं और उन तर्कों को समझते हैं जो लोकतंत्र के खिलाफ दिए जाते हैं। तो इसके खिलाफ तर्क क्या है? पहला, कि नेता बदलते रहते हैं जिससे अस्थिरता आती है। दूसरा, कि हर फैसले से पहले इतने लोगों से सलाह मशवरा करना पड़ता है कि बहुत देर हो जाती है। तीसरा, ये भी हो सकता है कि चुने हुए नेताओं को पता ही ना हो कि लोगों के लिए सबसे अच्छा क्या है। और हाँ, क्योंकि सब कुछ चुनाव जीतने पर टिका होता है, तो भ्रष्टाचार का भी खतरा हमेशा बना रहता है। तो अगर लोकतंत्र में इतनी सारी कमियां हैं, तो फिर दुनिया भर में इसे इतना जरूरी क्यों माना जाता है? अब वक्त है सिक्के के उस पहलू को देखने का जो लोकतंत्र के पक्ष में है। देखिए, इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें सरकार जवाबदेह होती है, उसे जवाब देना पड़ता है। इससे फैसले लेने की गुणवत्ता सुधरती है। ये समाज के अलग अलग विचारों और झगड़ों से निपटने का एक तरीका देता है। ये हर नागरिक के सम्मान को बढ़ाता है। और सबसे बड़ी बात, ये हमें अपनी ही गलतियों को सुधारने का मौका देता है। सरकार पसंद नहीं आई, अगली बार बदल दो। चलिए अब बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि ये सारी बातें, ये सिद्धांत असल दुनिया में कैसे काम करते हैं। मतलब थ्योरी से प्रैक्टिस तक का सफर कैसा है। आज के समय में लोकतंत्र का जो रूप हम सबसे ज्यादा देखते हैं वो है प्रतिनिधि लोकतंत्र। इसका मतलब बहुत सीधा सा है, देश के करोड़ों लोग मिलकर तो शासन चला नहीं सकते, तो वो अपने प्रतिनिधि, अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं जो उनकी तरफ से फैसले लेते हैं। और ये कार्टून, सीरिया का ये कार्टून, सिद्धांत और असलियत के फर्क को बहुत साफ दिखाता है। दरवाजे पर बड़े बड़े अक्षरों में लोकतंत्र लिखा है, लेकिन गार्ड क्या कह रहा है? अंदर आना है तो पहले ये फॉर्म भरो और हमारी पार्टी के सदस्य बनो। ये बताता है कि सिर्फ नाम रख लेने से कोई देश लोकतांत्रिक नहीं हो जाता। और अब हम इस पूरी पड़ताल को एक आखिरी लेकिन बहुत गहरे सवाल के साथ खत्म कर रहे हैं। स्वतंत्रता और लोकतंत्र के बीच रिश्ता क्या है? क्या एक के बिना दूसरा हो सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर। नमस्कार। हर समाज कुछ नियमों के आधार पर ही चलता है, पर सोचिए, क्या हो अगर वही नियम अन्याय करने का एक हथियार बन जाए? आज हम यही समझेंगे कि आखिर ये संविधान इतने जरूरी क्यों होते हैं। ये जो आप स्क्रीन पर पढ़ रहे हैं, ये कोई कल्पना नहीं है। ये रंग भेद के दौर में दक्षिण अफ्रीका में लगा एक असली साइन बोर्ड था। एक ऐसा देश जहां नियम बनाए ही गए थे लोगों पर जुल्म करने के लिए। तो सवाल ये उठता है कि कोई भी समाज जुल्म के इन नियमों से निकलकर इंसाफ के नियमों तक का सफ़र आखिर कैसे तय करता है? यही सवाल हमें एक अलग तरह की नियम किताब की ज़रूरत महसूस कराता है। एक ऐसी किताब जो जोड़ने का काम करे, तोड़ने का नहीं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं दक्षिण अफ्रीका से। वहाँ एक सिस्टम था जिसे कहते थे अपार्थाइड, यानी कि रंगभेद। ये कोई सामाजिक बुराई ही नहीं थी, बल्कि इसे बाकायदा कानूनी मान्यता मिली हुई थी। मतलब किसी की त्वचा का रंग ही उसकी किस्मत तय करता था। और इस पूरे संघर्ष का चेहरा थे नेल्सन मंडेला। उनकी कहानी असल में एक इंसाफ पसंद समाज के लिए किए गए संघर्ष की कहानी है। जरा सोचिए, एक इंसान जो अपने उसूलों के लिए अपनी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा जेल में गुजार देता है। पूरे 28 साल। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस कीमत का प्रतीक है, उस लंबे संघर्ष की निशानी है जो आज़ादी और सबके लिए बराबर नियमों के लिए चुकाई गई। और फिर सालों के संघर्ष के बाद वो पल आया जिस पर यकीन करना मुश्किल था। वही लोग जो जुल्म करते थे और वो जो जुल्म सहते थे, मतलब जो कल तक एक दूसरे के दुश्मन थे, वो एक टेबल पर साथ बैठे, एक साझा भविष्य बनाने के लिए। तो फिर इस जुल्म के शासन की समस्या का हल क्या था? जवाब था एक संविधान, एक कॉन्स्टिट्यूशन।
मतलब एक ऐसी रूल बुक जो किसी एक गुट के लिए नहीं बल्कि देश के हर नागरिक के लिए हो। अच्छा, अब जरा एक और देश की तरफ चलते हैं जिसने भी बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना किया था। इससे ये पता चलता है कि एक संवैधानिक ढांचे की जरूरत कितनी यूनिवर्सल है। ये सिर्फ एक देश की कहानी नहीं है। बिल्कुल दक्षिण अफ्रीका की तरह भारत का संविधान भी बहुत ही मुश्किल हालात में बना था। हाँ, यहाँ की चुनौतियां अलग थीं, पर थीं उतनी ही बड़ी। तो मुद्दा ये है कि दोनों ही देशों को एक ऐसे दस्तावेज की सख्त जरूरत थी जो उन्हें आगे का रास्ता दिखा सके। और ये वाकई में बहुत दिलचस्प बात है। भारत ने आज़ादी मिलने का इंतज़ार नहीं किया, बल्कि देश के औपचारिक रूप से आज़ाद होने से पहले ही अपने संविधान को बनाने के लिए काम शुरू कर दिया था। तो ठीक है, अभी तक हमने ये समझा कि संविधान क्यों और कैसे बनता है, पर अब सवाल ये है कि इसके अंदर होता क्या है। चलिए अब देखते हैं उन बुनियादी उसूलों को, उन वैल्यूज़ को जो किसी भी संविधान की आत्मा होती हैं। और ये स्लाइड इस बात को बहुत खूबसूरती से दिखाती है। चाहे अमेरिका का संविधान हो या भारत का, दोनों की प्रस्तावना यानी प्रीएम्बल न्याय और आज़ादी जैसे एक जैसे मूल्यों की बात करती है। और सबसे खास बात, दोनों की शुरुआत होती है इन शब्दों से, हम लोग। इसका सीधा सा मतलब है कि असली ताकत जनता के हाथ में है। लेकिन एक बात समझनी होगी, संविधान सिर्फ अच्छी अच्छी बातों या फलसफे का दस्तावेज नहीं है। ये असल में एक प्रैक्टिकल, एक बहुत जरूरी टूल है। तो संविधान को एक तरह से देश का यूजर मैनुअल कह सकते हैं। पहला कदम ये बताता है कि देश किन उसूलों पर यकीन करता है। दूसरा, ये सरकार का पूरा ढांचा तय करता है कि कौन क्या करेगा और कैसे। और तीसरा, जो कि सबसे जरूरी है, ये सरकार की ताकत पर लगाम लगाता है ताकि नागरिकों के अधिकार हमेशा सुरक्षित रहें। और आखिर में ये सवाल, आज हमने इतिहास की बड़ी बड़ी कहानियां देखी, लेकिन शासन के सिद्धांत हर स्तर पर लागू होते हैं। ये सोचने वाली बात है कि अगर किसी को अपने छोटे से समुदाय के लिए नियम बनाने हो तो वो नियम क्या होंगे, और सबसे जरूरी, वो नियम क्यों होंगे।